Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. चीन के 59 ऐप्स पर पाबंदी के बाद गूगल और एप्पल ऐप स्टोर से हटाया गया टिकटॉक इंडिया की सफाई, किसी सरकार से शेयर नहीं किया गया डेटा। सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश, भारत चीन के बीच लद्दाख के चुशूल सेक्टर में जनरल लेवल की बातचीत, 24 दिनों में दोनों देशों के बीच तीसरी बैठक। इंसानों पर ट्रायल के लिए तैयार है भारत की पहली कोरोना वैक्सीन, प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाई लेवल मीटिंग में कहा बड़े स्तर पर टीकाकरण की करे तैयारी, देश में अब तक 5.68 लाख केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, 80 करोड़ देशवासियों को मिलेगा मुफ्त में अनाज, नवंबर तक चलेगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और मुंबई में ताज होटल को उड़ाने की धमकी, पाकिस्तान से फोन आया, कहा 26/11 जैसा हमला फिर होगा और होटल की सुरक्षा और समुद्री इलाके में बढ़ाई गई पेट्रोलिंग। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है 59 चाइनीज ऐप्स जिनको कल केंद्र सरकार ने बैन किया था। ये वो 59 ऐप्स हैं जो कि बहुत एक्टिवली भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इन 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया, ये कहते हुए दैट दे वर प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, टू द डिफेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से ये ऐप्स ठीक नहीं थे। इसके अलावा आईटी मिनिस्टर ने ये भी कहा कि दिस ऐप हैड द पोटेंशियल ऑफ ब्रीचिंग द प्रिवेसी ऑफ द डेटा, यानी कि जो डेटा था, डेटा यूजर्स की प्रिवेसी के साथ छेड़छाड़ की गई थी, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो प्राइवेट डेटा था इसको और देशों से शेयर किया गया हो। तो आईटी एक्ट सेक्शन 69A के तहत इस ऑर्डर को अब एग्जीक्यूट किया जाएगा। गूगल और एप्पल स्टोर से इन ऐप्स को हटा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब अगर आप इसको एक एंटायरिटी में देखें तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिटेलिएटरी ऑर्डर। इसको हम ये कहेंगे कि डेटा प्रिवेसी के लिहाज से हम बहुत दिनों से हमारी सरकार सोच रही थी कि टिकटॉक को हटाए, बाकी ऐप्स को हटाया जाए, लेकिन जो इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ है, गतिरोध इतने दिनों से जो देखने को मिल रहा है, उसी के तहत ये एक पहला बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है भारत की तरफ से। एक ये रिटेलिएटरी ऑर्डर है, लेकिन ये एस्केलेट भी किया जा सकता है। अब ऐसे में आपको कुछ डेटा बताना चाहती हूँ जिस पर आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। ये जो 59 ऐप्स हैं, इनके अगर आप टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स देखें तो 800 मिलियन यूज़र्स हैं, और इन 59 ऐप्स में से 27 ऐसे ऐप्स हैं जो टॉप 100 एंड्रॉयड ऐप्स में भारत में हैं। तो डेटा प्रिवेसी की जब हम बात करते हैं तो इस समय बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं भारत सरकार पे कि हम डेटा प्रिवेसी की बात क्यों कर रहे हैं। अगर डेटा प्रिवेसी की बात चाइना की सरकार से हमें करनी थी तो हम ये कह सकते थे कि टिकटॉक के जो सर्वर्स हैं उनको यहाँ लाया जाए, जो चाइनीज़ ऐप्स जो डेट्रीमेंटल है इस समय भारत के लिए, उनके सर्वर्स को भारत लेकर आया जाए। दूसरा एक ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जो कुछ ऐप्स हैं, वो जो 59 ऐप्स हैं उनमें से कुछ ऐप्स हैं जैसे स्वीट सेल्फी और यू कैम मेकअप जैसे ऐप्स हैं, तो ये ऐप्स सिक्योरिटी के लिहाज से कैसे खतरनाक हो सकते हैं। इन सारी बातों को कहा जा रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली इस बैन को मोटिवेट किया गया है, और जाहिर सी बात है कि स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं जो गतिरोध चल रहा है, जिसकी वजह से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि जो फिजिकल गुड्स हैं सरकार उनको बैन नहीं कर सकती थी, क्योंकि WTO में इस बात को लेकर चाइना चैलेंज कर सकता था। तो न्यू दिल्ली के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, सो फ्रॉम द न्यू दिल्लीज पर्सपेक्टिव द ईजियर थिंग वाज to put a ban on these apps। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि भारत की सरकार को इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो बहुत सारे हज़ारों की मात्रा में जो IT वर्कर्स हैं
उनकी जो वो चाइनीज़ कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उनके लिए खतरे की घंटी मंडरा सकती है। जहाँ तक ग्लोबलाइजेशन का सवाल है वो स्लो डाउन हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन में स्लो डाउन आएगा जब दो एशियन जायंट्स के बीच में इस तरीके का स्टैंड ऑफ दिखेगा और इकोनॉमिक आइसोलेशन सामने आएगा तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबलाइजेशन की जो गति है वो धीमी पड़ जाएगी। एक जो दूसरी चीज़ सामने आ रही है कि टिकटॉक का एक इंडियन वर्जन जिसका नाम चिंगारी है उसकी बात कही जा रही है, जिसे एक छत्तीसगढ़ के IT प्रोफेशनल ने बनाया है और उसको लेकर अभी करीब 2.5 मिलियन डाउनलोड्स चिंगारी के हो चुके हैं। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं कि लोकल के लिए वोकल हो जाओ, मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, तो क्या चिंगारी जैसे ऐप्स चाइनीज़ ऐप्स को रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बहुत 2016 में जब टिकटॉक लॉन्च हुआ था और उसके बाद जिस तरह से जो ऐप पूरे ऐप्स का इकोसिस्टम है भारत का, चाइनीज़ डोमिनेंस उसमें देखा जाता था, तो क्या ये भारत में जो ऐप इकोसिस्टम है उसकी एक पहल है जो भारत सरकार कर रहा है? भले इसके स्ट्रैटेजिक रीजंस हों, डिप्लोमेटिक रीजंस हों कि जो गतिरोध इंडिया और चाइना के बीच में दिख रहा है वो कारण है, लेकिन ये एक पहल भारत की सरकार की तरफ से ज़रूर दिख रही है। तो इन सारी बातों पर आपका क्या सोचना है और क्या चाइनीज़ आइसोलेशन जो ऐप इकोसिस्टम है उसको आइसोलेट करके क्या भारत को नुकसान नहीं होगा? इन सारी बातों पर आपका क्या सोचना है? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब आइए आपको दूसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं और दूसरी खबर जुड़ी हुई है हमारी सीमा पर जो तनाव चल रहा है भारत और चाइना के बीच में। आज आपने देखा कि कॉप्स कमांडर लेवल पर आज पिछले 24 दिनों में तीसरी दौर की बातचीत शुरू हुई थी। जून 6 को हमने एक बातचीत देखी थी, फिर जून 24 को एक बातचीत हुई थी जिसमें हमने म्यूचुअल कंसेंसस की बात की थी, डिसएंगेजमेंट की बात की थी और ये तमाम बातें सामने आ रही थी कि किसी न किसी तरीके से बातचीत करके जो 4 फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, पैंगोंग सो, लेक का गलवान एरिया, फिंगर 4 एरिया, जितने भी जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उनको लेकर हम बातचीत के ज़रिए हल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने देखा कि एक रिटायर्ड आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री VK सिंह का जब बयान आया कि वहाँ पर चाइनीज़ ने टेंट्स बनाए थे, उन टेंट्स में आग लगी, उन सारी बातों से ये साफ होता है कि चाइनीज़ इंट्रूजन हुआ था। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि कोई भी चाइनीज़ भारत की भूमि पर नहीं आया, तो ये बात कहना शायद गलत होगा क्योंकि चाइनीज़ इंट्रूजन हुआ है। चाइनीज़ इंट्रूजन हुआ है इसीलिए चाइना ने वहाँ पर, चाइना के सोल्जर्स ने वहाँ पर टेंट्स बनाए और टेंट्स बनाए तो इसके बाद क्या वो भारतीय इंटेलिजेंस का फेलियर था? ये सारे बड़े सवाल हैं और चाइना के कड़े तेवर को देखते हुए जब हम डिसएंगेजमेंट की बात करते हैं, म्यूचुअल कंसेंसस की बात करते हैं, तो वो बातें समझ में नहीं आ रही हैं। अभी जो खबरें आ रही हैं कि भारत ने सीमा पर सर्वेलेंस को बढ़ा दिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और जो भारत की आर्मी है वो बहुत चाक चौबंद है इस समय और वो ये देख रही है कि जो चाइनीज़ मूवमेंट है उनको बहुत क्लोजली वॉच किया जाएगा। लेकिन जब हम इकोनॉमिक आइसोलेशन की बात करते हैं, चाइना को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की बात करते हैं, एक गतिरोध और स्टैंड ऑफ की जो स्थिति हम भारत और चाइना के बीच देख रहे हैं, तो ऐसे केस में डिसएंगेजमेंट की बात कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। 5 मई के पहले की जो स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर थी भारत और चाइना के बीच में, क्या वो स्थिति पर चाइना मानेगा? क्या भारत उसको इतना विवश कर पाएगा कि वो 5 मई के पहले की जो स्थिति है वो उस पर चाइना वापस चला जाए? क्योंकि अभी गतिरोध बना हुआ है, यानी कि चाइना भी पीछे की पोजीशन पर नहीं जाना चाहता और भारत भी डटा हुआ है। तो ऐसे में ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की शुरुआत हो रही है अलग अलग लेवल्स पर, मिलिट्री कमांडर लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिसएंगेजमेंट कैसे होगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब आइए आपको तीसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं। आज की तीसरी खबर हमारी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। उसी के ठीक थोड़ा पहले एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और उस हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मीटिंग में कुछ बातों को रखा और वो बातें मैस लेवल पर वैक्सीनेशन की बात उन्होंने कही है कि कोरोना वायरस को लेकर जो मैस वैक्सीनेशन की बात है, उस वैक्सीनेशन की जो पहल है उसको तेज़ किया जाए, उसकी मुहिम को सीरियसली लिया जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है और एक वैक्सीनेशन एनीवेयर का जो एक नारा है कि किसी को भी आसानी से वैक्सीनेट किया जा सके,
उसको लेकर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी कि टीकाकरण बिल्कुल यूनिवर्सल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी कि टीकाकरण ऐसा हो कि कोई भी व्यक्ति उसे आकर उसे ले सके। उन्होंने कुछ वल्नरेबल सेक्शंस की बात की कि वैक्सीन आने के बाद जो सबसे पहला ग्रुप है जिनका टीकाकरण होगा उनमें से डॉक्टर्स, नर्सेज, जो गरीब वंचित तबका है उनको पहले वैक्सीनेट किया जाएगा, अफोर्डेबल वैक्सीन होगा। तो ये सारी बातें उस हाई लेवल मीटिंग में हुई, लेकिन उस हाई लेवल मीटिंग से अभी भी इस बात का ये पता नहीं चला है कि ये वैक्सीन कब तक आएगी। हाई लेवल मीटिंग हुई, कोरोना के जो मामले हैं वो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, उन राइजिंग इन्फेक्शंस को कैसे रोका जाए, कंटेनमेंट जोन्स पर फोकस करने की बात कही गई है, लेकिन इन इन्फेक्शंस को हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं उसके लिए अभी सरकार के पास जवाब नहीं है। एक्सपर्ट सेकेंड और थर्ड वेव ऑफ वायरस की बात कर रहे हैं, उस पर सरकार के पास अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन आ चुका है, इसको लेकर सरकार के पास जवाब नहीं है। और जहां तक इस हाई लेवल मीटिंग की बात कही गई है जिसमें यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बात कही गई है, तो उस यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की जो हाई लेवल मीटिंग थी उसमें कोई डेडलाइन नहीं है, उसमें ये नहीं बताया गया कि ये वैक्सीन कब तक आएगा। तो जो लोगों के मन में एंग्जाइटी है कि आज कोरोना के इन्फेक्शन को लेकर कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, और जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है आपको सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे वो आपके ट्रीटमेंट को लेकर बातें हो। लेकिन इस हाई लेवल मीटिंग में अगर आज ये बात कहीं से सामने आती कि एक डेडलाइन है जिसके तहत ये वैक्सीन मार्केट में आएगा, तो शायद लोगों को ज़्यादा सांत्वना मिलती। हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को ज़रूर साफ किया कि सरकार सीरियस है वैक्सीन को लाने में और ये प्रोसेस में है, चीज़ें पाइपलाइन में चल रही हैं, लेकिन इससे लोगों को सांत्वना इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है कि कब तक ये वैक्सीन मार्केट में आएगा। लेकिन हाँ, क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो गए हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। इस पर आपका क्या कहना है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब आइए मैं आपको अपनी अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में। आज पूरा देश आंख लगाकर बैठा हुआ था कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा बयान देंगे, और बहुत सारे लोग अटकलें लगा रहे थे कि शायद भारत और चीन के गतिरोध को लेकर हो सकता है या बड़े वैक्सीन से रिलेटेड अनाउंसमेंट हो सकता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बातें करी, और उन्होंने कम शब्दों में अपने राष्ट्र के नाम आज संबोधन किया। नॉर्मली हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री 25 मिनट से कम नहीं बोलते, आज उन्होंने 16-17 मिनट में अपनी बातों को ख़त्म किया और कहा कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि इस गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक अब लागू किया जाएगा। तो जब नवंबर तक गरीब कल्याण योजना को सरकार लागू करेगी तो उसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई कि आपको ध्यान होगा कि मार्च में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो आटा, दाल, चना, ये सारी चीज़ें गरीब और वंचित तबके को पहुंचाई जा रही थी। तो इस स्कीम को अब नवंबर तक एक्सटेंड करने की उन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने खर्चा भी बता दिया कि सरकार को कितना खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख करोड़ का खर्चा सरकार को बैठेगा इसमें, अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने इस बात को कहा कि दिवाली और छठ पूजा नवंबर के आसपास है, और इसलिए वो चाहते हैं कि इस गरीब कल्याण योजना को अगर वो एक्सटेंड करेंगे तो इसका लाभ जो गरीब और वंचित तबका है उसको फेस्टिवल के टाइम भी इसका पूरा लाभ मिल सकता है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अन्न योजना की बातें करते हैं, गरीब तबके में किसान आता है, गरीब और ये सारे जो तबके हैं वो उसमें इंक्लूडेड हैं। तो आज बड़ा सवाल ये है कि जब हम अन्न योजना की बातें करते हैं तो जो बड़े सवाल हैं वो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके जवाब नहीं दिए कि फ्यूल प्राइसेस यानी कि डीजल, पेट्रोल के दाम क्यों लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। और दूसरी बात रही कि नवंबर की बात उन्होंने बहुत स्पेसिफाई करके कहा, अंडरस्कोर करके कहा, छठ का मेंशन किया। तो सबसे बड़ी जो सवाल सामने आता है कि क्या इसमें कोई एक पॉलिटिकल इंटेंट था। जब हम पॉलिटिकल इंटेंट की बात करते हैं तो हम ये कैसे भूल जाएं कि नवंबर में बिहार में चुनाव भी है। तो इस स्कीम के तहत क्या वोटर अपीजमेंट भी हो रहा है। सही बात है कि लोगों को हमें राहत पहुंचानी है,
प्रधानमंत्री मोदी इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि राहत को अगर वो एक्सटेंड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फेस्टिव सीज़न में इन सारी चीज़ों का लाभ गरीब लोगों को पहुंच सकता है। लेकिन जहां तक चुनाव की हम बात करते हैं, जहां तक चुनावी प्रक्रिया की हम बात करते हैं, तो ये एक अपीजमेंट प्रोसेस भी माना जाएगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो आज भी अभी वही बना हुआ है कि हमने अन्न योजना को लागू कर दिया है, उससे हम राहत लोगों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो इमीडिएट रिलीफ है, जो इंस्टेंट रिलीफ की बातें कही जा रही हैं कि जब तक हम गरीब के जेब में डायरेक्ट पैसे नहीं डालेंगे तब तक एग्जैक्ट जो लाभ है वो लोगों को नहीं मिलेगा, उस पर सरकार अभी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उस पर भी सरकार अभी बिल्कुल चुप है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक सामने नहीं आया है। तो आज के राष्ट्र के नाम जो संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा है, तो उससे उनको एक बड़ी हेडलाइन मिल गई है। हेडलाइन मैनेजर बहुत बड़े माने जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने एक बड़ी हेडलाइन दी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को हम एक्सटेंड करेंगे, लागू करेंगे। लेकिन जो सबसे अच्छी बात रही कि 25 मिनट की जगह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक बड़े अनाउंसमेंट को 17 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश की। तो इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैं अब आपको अपनी अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ, और अगली खबर है मुंबई के ताज होटल से, जहां से आज ताज होटल को धमकी मिली है, जो ताज होटल कोलाबा में है और बांद्रा में है। उन दोनों होटल्स को लैंडलाइन फ़ोन पर 12:30 बजे एक थ्रेटनिंग कॉल मिला, और वो भी कॉल पाकिस्तान से था कि इन दोनों होटल्स को इसी तरह से वहाँ पर ब्लास्ट किया जाएगा जैसे 26/11 में किया गया था। आपको ध्यान होगा 2008 में जब ये घटना हुई थी, कोलाबा के होटल में 174 लोग मारे गए थे, 10 आतंकवादी घुसकर आए, उन्होंने एक होस्टेज सिचुएशन क्रिएट की। 3 दिनों तक वो सारे लोगों को उन्होंने हाईजैक करने की कोशिश किया, और जिसमें 174 लोग मारे गए थे। तो उसकी आज याद दिलाई उन आतंकवादियों ने। कराची से ये कॉल गया था, इस कॉल की जांच हो रही है, पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कॉल ठीक एक दिन बाद आया है जब कराची स्टॉक एक्सचेंज में कल ब्लास्ट की खबरें सामने आई थी। वहाँ पर भी एक हॉस्टेज सिचुएशन को फॉइल करने की कोशिश की गई थी, उसे बचाने की कोशिश की गई थी। तो आतंकवादी जो दस्ता है इस समय पाकिस्तान का, वो बहुत सक्रिय हो रहा है। इस समय भारत के लिए मुश्किलें कम नहीं हैं। एक तो वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व। उधर LOC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी तनाव की स्थिति एक बनी हुई है, लगातार फायरिंग सामने आ रही है, कभी कोई जवान मारा जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आप देख ही रहे हैं। तो इन सब के बीच अगर एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाता है तो शायद इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना भारत के लिए कोई भी नहीं हो सकती है। तो इस समय जो मेरीन पेट्रोलिंग है, जो तटों की जो पेट्रोलिंग है, मुंबई में सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बीफ अप कर दिया गया है, उसको बढ़ाया गया है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सारी घटनाओं पर हम कैसे इसे नियंत्रित करेंगे, कैसे रोक लगाएंगे, हम ऐसा क्या करें कि इस तरीके की ऐसी घटना को अंजाम ना मिले। लेकिन बात ये सही है कि इस समय जितने भी पड़ोसी देश हैं वो भारत को एक कड़ी नज़र से देख रहे हैं। क्या नेपाल, क्या पाकिस्तान? अब पाकिस्तान भी अपने तेवर बढ़ा रहा है, भले वो आतंकवादी संगठनों के दम पर बढ़ाए, क्योंकि ये बात एक या दो लोग नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस कह चुका है कि पाकिस्तान अपने ही आतंकवादी गुटों को संरक्षण देता है, सरकार से संरक्षण उसे मिलता है। तो क्या इन आतंकवादी गुटों को फिर से बल मिला है कि वो भारत को धमकी दें और किसी न किसी तरीके से ये बताएं कि भारत आज कमज़ोर देश है? तो ऐसी धमकियों भरा कॉल, नेचुरल सी बात है कि पुलिस इसे सीरियसली नहीं ले सकती है, तो ऐसे में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। लेकिन भगवान न करे कि कभी ऐसी कोई वारदात को अंजाम दिया जा सके। तो आज इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आपका क्या फीडबैक है, आपका क्या सोचना है मेरे एनालिसिस के बारे में? मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317, आप उस पर लिख सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी एक फ्लैश आपकी स्क्रीन पर कर रही होगी, उस पर आप अपना फीडबैक भी मुझे लिख सकते हैं। सो थैंक यू so much for watching It's Not Fake. See you tomorrow again.